वेलकम बैक। आपने दुनिया में जानदारों को देखा होगा, हर जिंदा चीज़ जब इस दुनिया में आते हैं तो वो एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद ओल्ड होकर के मर जाते हैं। जिंदा चीज़ जो भी हो, इंसान हो, लेट सपोज इस दुनिया में आते हैं छोटे बच्चे की शक्ल में, फिर आस्ता आस्ता ग्रो करता है, जवान हो जाता है, जवानी के बाद फिर से ओल्ड हो जाते हैं और डेथ हो जाती है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात से, और ये होता है। इस प्रोसेस को जिसमें कोई जानदार वक्त के साथ साथ ओल्ड हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज एजिंग। और यहाँ पर प्रोग्रेसिव चेंज की बात कर रहे हैं हम। बचपन से लेकर मरते दम तक बॉडी के अंदर चेंजेस आती रहती है। कुछ ऐसे चेंजेस होती हैं, शुरू में चेंजेस ऐसे होती है कि आपके जिस्म के फंक्शन को बूस्ट करते हैं, आपके जिस्म के पावर को ज़्यादा करते हैं, आपके जिस्म के पावर को डबल कर देते हैं। वो चेंजेस जो है वो पॉजिटिव चेंजेस हैं। मिसाल के तौर पर आज एक बच्चा है 2 कदम आगे जा रहा है, कल को वो 4 कदम आगे जाएगा, फिर वो 10 कदम जाएगा। एक्सरसाइज करते हुए वो 10 kg उठाते हैं, फिर वो 20 kg उठाएगा। तो वक्त के साथ साथ इस तरह इंप्रूवमेंट आती है। मेमोरी एक टाइम एक होती है, आस्ता आस्ता मेमोरी तेज़ हो जाती है, तो मेमोरी अपनी पीक पे पहुंच जाती है। यहाँ तक जो है ये पॉजिटिव चेंजेस हैं। पॉजिटिव चेंजेस के बाद यानी आपके लाइफ टाइम के दौरान ऐसा टाइम भी आ जाता है जिसमें ये सारे के सारे फंक्शंस वापस डिक्लाइन होना शुरू करते हैं। मसल पावर डिक्रीज हो जाते हैं, मेमोरी पावर डिक्रीज हो जाते हैं, राइट, कंट्रैक्टिंग एबिलिटी डिक्रीज होता है, हार्ट का फंक्शन डिक्रीज होता है। अब इन चेंजेस को हम पॉजिटिव नहीं कहेंगे, अब इनको नेगेटिव चेंजेस कहेंगे। ये जो नेगेटिव चेंजेस हैं दे आर कॉल्ड एज एजिंग। और यहाँ पर मैंने एक और चीज़ भी लिखा है, प्रोग्रेसिव चेंजेस ओवर टाइम। वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियाँ आती है, एक तो जवानी तक है, जवानी के बाद भी तो तब्दीलियाँ आती रहती है। बुक में मैंने ये देखा कि डेवलपमेंट जो है वो कभी स्टॉप नहीं करती, डेवलपमेंट जारी रहता है, राइट, आपकी बॉडी के अंदर। तो ये जो चेंजेस है ओवर टाइम आएंगे। अब वो क्या करेंगे, लॉस ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शन, उनकी वजह से आपके बॉडी के फंक्शंस लॉस हो जाएंगे। फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, दिल का धड़कना, ब्लड प्रेशर, हार्ट कंट्रैक्शन, राइट, ये है फिजियोलॉजिकल फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर से चीज़ों का अंदर आना, बाहर आना, दीज आर ऑल कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो ये जब डिक्रीज हो जाएगा उसको भी हम एजिंग कहते हैं। अब हम आ जाते हैं कि क्या वजह है, एजिंग क्यों होती है। उसके पीछे 2 रीज़न है, 2 फैक्टर्स हैं। एक है जेनेटिक फैक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर की तरफ आ जाते हैं। जेनेटिक फैक्टर का मतलब क्या है, जेनेटिक फैक्टर का मतलब यह है जीन। जीन का मतलब है डीएनए, और डीएनए कहाँ पर मौजूद है, क्रोमोसोम पर मौजूद है। सो हम लोग क्रोमोसोम ही की बात करेंगे। क्रोमोसोम के लास्ट पार्ट में, यहां पर लास्ट पार्ट में, इधर जो लास्ट पार्ट है, इस तरह एक खास न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस पड़ा हुआ है। इस इलाके का नाम है टेलोमेर। सारे क्रोमोसोम में तो डीएनए है, न्यूक्लियोटाइड है, मानते हैं सारा क्रोमोसोम में डीएनए है, न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन आखिर में जो डीएनए है, लास्ट में क्रोमोसोम के एंड में, उसको हम लोग बोलते हैं टेलोमर्स। ये जो टेलोमर्स होते हैं इनकी एक खास लंबाई होती है, ठीक है, खास लंबाई होती है। शुरू में एक सेल जब अपने आप को 2 में डिवाइड करेगा तो यहां पर जो क्रोमोसोम होते हैं, ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये क्रोमोसोम सेल डिवीजन के बाद इनका टेलोमर का जो लंबाई है वो कम हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद ये क्रोमोसोम का जो टेलोमर है वो छोटे हो जाएंगे, यानी इसकी लंबाई कम हो जाएगी। जब वो सेल मजीद डिवाइड करेगा तो सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की जो टेलोमर है, टेलोमर और भी छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे सेल डिवाइड होते, जैसे सेल 1 बार डिवाइड हुआ, 2 बार डिवाइड हुआ, 3 बार डिवाइड हुआ, बार बार जब सेल डिवाइड करते हैं, आखिरकार ये जो टेलोमर की लेंथ है, टेलोमर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। जब टेलोमर्स ख़त्म हो जाते हैं तो सेल्स के डिवीजन की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। एक सेल जब डिवाइड हो रहा है तो यंग स्टेज है, जब सेल की डिवीजन स्टॉप हो जाती है तो एज ओल्ड होना शुरू हो जाते हैं। सो ओल्ड एज में यही मसला रहता है कि सेल्स की डिवीजन जो है वो स्लो हो जाती है बिकॉज ऑफ द टेलोमर्स। तो ये था जेनेटिक फैक्टर, ये एक जेनेटिक फैक्टर है और ये कांस्टेंट है।
हर इंसान ने जो है उसने मरना है, उसकी जो है एजिंग होती है, उसकी वजह ये क्रोमोसोम का जो लास्ट पार्ट है टेलोमर्स। साइंटिस्ट मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम इस वक्त कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इंसान के एज को जो है वो लंबा कर दे। मौत से तो अभी तक कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ कि मौत से बचा सके, लेकिन एज है जो दौरानिया है उसको ज़्यादा हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज 65-70 एज है तो 80, 90, 110, 120 ईयर्स तक हम इंसान के लाइफ स्पान को जो है आगे लंबा कर सकते हैं। साइंटिस्ट का ये दावा है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, बट कब होए वी डोंट नो। दूसरा जो रीज़न है वो है एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी आपको वजह बताते हैं कि बंदा क्यों ओल्ड हो जाते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो माहौल पे डाली जाती है कि जो माहौल है उस माहौल में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से बंदा ओल्ड हो जाते हैं। वो क्या क्या है? पुअर हेल्थ हैबिट्स। सबसे पहले अपने सेहत का ख्याल नहीं रखना, दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। देखो, आपका जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जो सेल है उसने 100 डिवीजन के बाद अपना डिवीजन स्टॉप करना है, सेल डिवीजन है। लेकिन एक बंदा जो है उसकी सेल डिवीजन अभी तक ख़त्म हो ही नहीं है, वो बंदा मर जाते हैं। उसका मतलब है उसका टेलोमर्स भी सही था, फिर भी वो जल्दी मरा। इसकी वजह यह है कि एजिंग के साथ साथ माहौल का भी बहुत बड़ा किरदार है। माहौल से एजिंग को लंबा किया जा सकता है, ज़्यादा उम्र बढ़ा सकते हैं अगर माहौल अच्छा हो। जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस का। ऑस्टियोपोरोसिस में जो हड्डियां होती हैं, बोन, आपके जो बोन होते हैं, आपके बोन के अंदर कैल्शियम साल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, डेंसिटी बहुत हैवी होती है, काफ़ी हैवी होते हैं आपकी हड्डियाँ। ऑस्टियोपोरोसिस में आपकी हड्डियों का जो वज़न है, डेंसिटी है, वो कम हो जाती है, हल्के हो जाते हैं। इस बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो आमतौर पर ऑस्टियोपोरोसिस किन लोगों में होता है? जिनका एज प्रॉब्लम होता है। जिस जैसे वो ओल्ड हो जाते हैं, एज गुजरता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, उनके अंदर ये मसला आ जाता है। तो ठीक है, विद एज हम मान लेते हैं, अच्छा ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एज के साथ नहीं होता। कुछ लोग ज़्यादा उम्र के नहीं होते हैं, उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस आ जाती है। तो उसकी वजह क्या है? वो स्मोकिंग करते हैं, वो शराब पीते हैं, या वो ऐसा खुराक खाते हैं जिनमें कैल्शियम की कमी है। तो अगर वो शख्स इन चीज़ों का ख्याल रखता, फिर टाइम से पहले उसको बीमारी नहीं आती। अब टाइम से पहले उसको बीमारी आ रही है। इसका मतलब ये है कि एज होना एक वो टाइम एज है जो एक ख़ास टाइम पर आपको ओल्ड एज शुरू हो जाएगा। बाज़ लोगों को अपने टाइम से पहले ओल्ड एज आ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने अपना एक्सटर्नल माहौल को जो है सेट नहीं किया हुआ है। ये उसका एक्सटर्नल माहौल है, वो स्मोकिंग कर रहा है, ये इसका एक्सटर्नल माहौल है, वो अल्कोहल पी रहा है, वो डाइट का ख्याल नहीं कर रहा, ये सब कुछ इसमें आ रहा है, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा। अब इसका इलाज ये है कि अगर आप अपना डाइट का ख्याल रखोगे, सही चीज़ों को सिलेक्ट करोगे कि कौन कौन सा खाना आपके लिए ज़रूरी है, कौन सा खाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, एक्सरसाइज करते जाओगे और अपनी आदत, हैबिट्स, आप ऐसे हैबिट्स बनाओ कि जहाँ टेंशन कम से कम हो, जहाँ आप ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं, तो वहाँ से जो है आपका जो लाइफ का जो स्पेन है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अच्छा, साइन एंड सिम्टम्स क्या है? जब एजिंग होती है तो उसकी क्या अलामात है, किस तरह पता चल जाता है कि ये बंदा ओल्ड हो गया है? तो एजिंग के तो ऐसे अलामात है जो सबको पता है, हर एक को बंदा पता चल जाता है। बच्चे की, आप एक यंग बच्चे को देखो, पता चल जाता है कि ये यंग है। फिर वो जब 30 ईयर्स 35 आसपास आ जाता है तब बोलता है कि यार ये बिल्कुल पीक पे आ चुका है। और देन 40-50 ईयर्स वाले बंदे को देखते हैं तो पता चल जाता है कि ये ओल्ड है, कितना ओल्ड है, कितना यंग है। लेकिन उसके कुछ निशानियों में से हमने उनकी निशानियों को 2 में डिवाइड किया हुआ है जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, उसकी बेस पर। एक है प्राइमरी एजिंग, एक है सेकेंडरी एजिंग। प्राइमरी एजिंग वो एजिंग होता है जो हर शख्स में वक्त के साथ साथ वो निशानियाँ उसमें नज़र आएगी। सेकेंडरी एजिंग वो एजिंग होती है जिससे एक शख्स अपने आप को बचा सकते हैं, मतलब जो वो हर शख्स में नज़र नहीं आ सकती, राइट। जैसे प्राइमरी एजिंग में आप देखिए, प्राइमरी एजिंग का मतलब ये है
बाल का चले जाना, अक्सर लोग उनका बाल जो है वो ज़ाया हो जाता है, हेयर लॉस, ठीक है। वो दूसरा क्या है, ग्रे हेयर्स, बाल का सफ़ेद होना, ठीक है, बाल भी आस्ता आस्ता वक्त के साथ सफ़ेद हो जाते हैं। और स्किन पे पिगमेंट्स आ जाते हैं। स्किन पर आमतौर पर छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन बाद में वक्त के साथ साथ वो पिगमेंट्स बड़े हो जाते हैं, सो काफ़ी पिगमेंटेड स्किन हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत वाइट स्किन होगा, बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी जवानी चली जाती है तो स्किन की खूबसूरती भी चली जाती है। सुनने का प्रॉब्लम होता है, वक्त के साथ साथ वो सही नहीं सुन सकता या सुन सकती। इसी तरह विजन, देखने का भी प्रॉब्लम है, वो सही नहीं देख सकता। ये ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ आने वाली है, आ जाएगी, हर एक में आ सकती है। लेकिन वो जो सेकेंडरी एजिंग है वो क्या है, डिजीज है, बीमारी आ गई। बीमारी इसलिए आ जाती है कि भाई एजिंग की निशानी है। जब आप एज हो जाते हैं तो बीमारी आपके बॉडी के अंदर आएगी। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अपना सेहत का ख्याल रखते हैं, तो शायद ये डिजीज़ थोड़ा लेट आ जाती है, लेकिन अब ये डिजीज़ आ ही गई है। जो डिजीज़ के आने को हम लोग सेकेंडरी एजिंग बोलते हैं, क्योंकि बीमारी भी इंसान के एजिंग में बहुत ज़्यादा वो करते हैं, सपोर्ट देते हैं कि जल्दी बंदा ओल्ड हो जाए। बीमारी अगर बार बार ना आए तो वो बंदा इतना जल्दी ओल्ड नहीं होगा। सो ये डिजीज़ है। अच्छा, डिसयूज़ है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, उसका लाइफ में कोई स्पोर्ट्स नहीं है, तो उसके बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स जो है वो डिसयूज़ हो जाएंगे, वो तो यूज़ ही नहीं होंगे, तो ये भी प्रॉब्लम है। और डिसयूज़ नहीं होंगे तो एजिंग की निशानी में से आ जाती है। तो ये फिर से इंसान के हैंड में है, इंसान के हाथ में है कि इन पे थोड़ा सा कंट्रोल करे। अब्यूज़, उसने नशा शुरू किया, स्मोकिंग शुरू की, ये नशा करना, ये भी उसके एजिंग में इजाफा कर देते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे कोई शख्स अगर चाहे अपने आप को बचा सकते हैं। इनसे नशा ना करे, एक्सरसाइज करे, तो काफ़ी हद तक सेकेंडरी एजिंग के चांसेस कम होंगे। अच्छा, और ये थी उसकी साइन एंड सिम्टम्स प्राइमरी एजिज के, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि जब एजिंग होती है तो उसमें चेंजेस क्या आती हैं। चेंजेस को हम दो तरीकों से पढ़ेंगे। एक, चेंजेस एट सिस्टम लेवल, ऐसी तब्दीलियां जो हमें नजर आती है। एक वो चेंजेस है जो सेल के अंदर हो रही हमें नजर नहीं आती। तो एक बड़े सतह पर जो चेंजेस है वो है, उसको बोलते हैं सिस्टम लेवल, और छोटे सतह पर जो सेल के अंदर चेंजेस आ रही है, दैट इज कॉल्ड सेलुलर लेवल चेंजेस। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं चेंजेस एट द सिस्टम लेवल। सिस्टम लेवल पे जो तब्दीलियां आती है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले स्किन तो सबको नजर आता है ना। स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएंगे। आपका जो स्किन है वो पहले बहुत ज़्यादा लचकदार था, अब उसकी लचक ख़त्म हो जाएगी, लचक कम से कम होगी, ठीक है, लचक नहीं रहेगी, स्किन आपका बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। ये स्किन का लचक का ख़त्म करना, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हमारे स्किन के अंदर इस तरह से फाइबर्स होते हैं, वो इस तरह से लाइन में है। जब ये फाइबर्स एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे इस तरह से, तब स्किन के अंदर वो लचक जो है वो ख़त्म हो जाती है। कोलेजन फाइबर, जो इलास्टिक फाइबर्स है, वो अगर एक दूसरे को क्रॉस करे, इंटर क्रॉस करे, तब वो लचक चला जाता है। तो स्किन हमें दूर से नज़र आएगा कि ये जो स्किन है इसके अंदर लचक ख़त्म हुई है, और थोड़ा सा वो पेल कलर भी आ जाएगा। तो दूसरा है हार्ट श्रिंक। हार्ट कार्डियक सेल्स, लंबे सेल्स होते हैं, वो सेल्स छोटे हो जाएंगे तो सेल भी पूरा दिल आपका, हार्ट भी छोटा हो जाएगा, हार्ट आपका श्रिंक करेगा। सही है। जब आपका हार्ट श्रिंक करेगा तो दिल उसी पावर से ब्लड को पंप नहीं करेगा। ये भी एक बड़े सतह पर चेंजेस जो हमें नज़र आ रही है, तब्दीली है, बड़े से हम देख सकते हैं। रिड्यूस ब्लड फ्लो, लिवर की तरफ पहले बड़ा अच्छा खून जाता था, अब लिवर की तरफ ब्लड कम से कम जाएगा। आपका लिवर उस तरह मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा जो पहले मेटाबॉलिज्म करता था, चीज़ों को तोड़ रहा था, बना रहा था। किडनी का साइज भी छोटा हो जाएगा और किडनी के अंदर ब्लड भी सही तरीके से ज़्यादा ब्लड नहीं जाएंगे, तो ये भी एक लेवल है। सलाइवा कम हो जाएगा, आपके जो खुराक की जो नाली है उसके अंदर हाजमे का प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो जाएगा, उसी तरीके से हाजमा नहीं होगा जो पहले होता था। वो जूस जो आ रहे थे वो भी, गैस्ट्रिक जूस है, पैंक्रेटिक जूस है, वो उसी तरीके से बाहर नहीं निकलेंगे जो जवानी में वो निकलते थे, खुराक को हजम करते थे।
इसी तरह जॉइंट भी हमें नजर आता है, जॉइंट कमज़ोर हो जाएंगे, आपके मसल जो है वीक हो जाएंगे, जॉइंट्स और मसल भी वीक हो जाएंगे। और सबसे बड़ा मसला फर्टिलिटी का, जब एज हो जाते हैं वो बच्चे देने के काबिल नहीं रहता मोस्टली, ठीक है, तो फर्टिलिटी ये भी सिस्टम लेवल पर आ जाता है, ठीक है। चेंजेस एट द सेलुलर लेवल, सेल के लेवल पर अगर हम जाके, सेल बहुत छोटे साइज का हमें नज़र नहीं आता, सेल के अंदर भी चेंजेस आती है, और शायद उन सेलुलर चेंजेस की वजह से भी वो बड़े बड़े चेंजेस नज़र आते हैं हमें। तो आइए सबसे पहले, आमतौर पर हमने कहा था सेल जल्दी जल्दी डिवाइड हो जाता है, सेल के डिवीजन की सलाहियत कम हो जाती है। पहले सेल जल्दी जल्दी डिवाइड था, अब वो स्लोली डिवाइड करेगा या बिल्कुल डिवीजन से स्टॉप होगा। ये एक चेंजेस है, सेल लेवल पर आ जाती है। आमतौर पर सेल के अंदर एक मैकेनिज्म है, एक कुदरती हॉस्पिटल है सेल के अंदर। अगर सेल के अंदर कोई डैमेज आ जाए, सेल मेम्ब्रेन को चोट लगे, अंदर से कोई माइटोकॉन्ड्रिया को चोट लगे, कोई प्रॉब्लम गड़बड़ आ जाए सेल के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है कि उसको खुद रिपेयर कर लेता है। सेल, आपको पता ही नहीं चलेगा सेल के अंदर वो सिस्टम ठीक हो गया होगा। ये जो ताकत है सेल्फ रिपेयर की, एजिंग में ये सलाहियत भी कम हो जाती है, सेल्फ रिपेयरिंग की सलाहियत जो है ये भी कम हो जाती है। इसके अलावा आपका सेल मेम्ब्रेन, ये सेल है, ये आपका मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। आमतौर पर सेल मेम्ब्रेन चीज़ों को बड़े आराम से चीज़ों को अंदर आने देता है और कुछ चीज़ों को बाहर जाने देता है। आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। एजिंग में ये प्रॉब्लम, ये डिस्टर्ब हो जाता है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। उसी तरीके से आयंस सेल के अंदर या सेल के बाहर नहीं जा सकते जैसे पहले वो मूवमेंट कर रहे थे। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस आ जाएगी, सेल मेम्ब्रेन अब वो मेम्ब्रेन नहीं रहेगा। इसी तरह कुछ एंजाइम्स जो पहले बहुत ज़्यादा थे, अब वो एंजाइम कम हो जाएंगे, अब उसी तरह से तोड़फोड़ नहीं होगी, और माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम हो जाएगी। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, जितना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगी ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा अच्छा फंक्शन होगा, ज़्यादा इफिशिएंसी होगी। एजिंग में माइटोकॉन्ड्रिया भी कम हो जाएगी। ओवरऑल ये तो था आज का आपका टॉपिक जो कि एजिंग पे था। मैं अपनी तरफ से आपको कुछ बताना चाहूँगा एजिंग के हवाले से कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है, ऑलमोस्ट हर बंदे की, कोई बंदा नहीं चाहता कि ओल्ड हो जाए और मर जाए। मरने से हम किसी को नहीं बचा सकते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी का कुछ हिस्सा है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, जितने भी दौरानियाँ हैं, इस दौरानियों को खूबसूरत से खूबसूरत बनाने के लिए हम कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल रखेंगे। नंबर 1, जैसे मैंने यहाँ पर पहले भी इसका जिक्र किया था, लाइफ में हर वो चीज़ जो आपको परेशान करते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान होते हो, उसको छोड़ो, चाहे वो पैसा है, वो कुछ भी है। लाइफ में खुद से ऐसे जगह तलाश करे, ऐसे माहौल तलाश करे जिसमें आपको सुकून मिलता है, और ऐसा करने के लिए लोगों से कभी ये उम्मीद ना रखे कि वो आपको खुश रखे। आपके आसपास जितने भी लोग हैं उससे आप उम्मीद रखना छोड़ दें कि ये लोग मुझे खुश कर देंगे। आप ये पहले से उम्मीद रखिए कि हर बंदा भूखा है, हर बंदे को प्यास लगी है, हर बंदे ने जो है अपने फ़ायदे के लिए कुछ करना है। सो आप उसे एक्सपेक्टेशन छोड़ दें, आप सेक्रिफिशियल मैन बन जाए, लोगों के चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कुराहट लाने की कोशिश करें, और इससे आप रिलैक्स हो जाएंगे। थोड़ा सा खैरात, ज़कात, सदकात वगैरह दिया करें लोगों को, गरीबों को, इससे आप रिलैक्स हो जाएंगे। लोगों से जलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर एक बंदा एक अच्छे गाड़ी में है, अच्छा सा उसके पास अच्छा लाइफ है, तो आप उसको जलने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको अब दिल में अप्रिशिएट करें, दिल में लोगों के ऊपर आप अप्रिशिएट हो जाया करें, आप खुश होया करें। लोगों को अगर सामने सामने अप्रिशिएट करोगे, इससे क्या होगा, आपके अंदर एक अजीब सी सलाहियत पैदा हो जाएगी, आप अंदर अंदर यंग रहेंगे। अगर आपका ज़हन लालची था, आप कभी भी यंग नहीं रहेंगे। शोशा दो ज़्यादा करोगे लेकिन अंदर से जलते रहोगे। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। नंबर 2, एक्सरसाइज बचपन से लेकर बूढ़ा होने तक किया करें, इसको छोड़ना नहीं। और डाइट सोच समझ के साथ किया करें, खुश रहेगा, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखे। थैंक यू, सी यू।